Yes, good evening everyone. Let us start today's topic. Good evening, sir. Good evening everyone. Good evening, very good evening. तो सर लास्ट डे हमने क्या किया है, मतलब did we drive all the equations of motion? The first equation ही Oh, किया। sir. So, we only drive the first equation or we haven't drived any yet? No sir. कोई सा भी equation हमने drive नहीं किया है. No, sir, we The have first one we have done. First one we have already done. Okay. So we are now in position to drive the second and third equations of motion. I mean, the first equation of motion was velocity time relation, right? Now the second equation is position time relation. दूसरी जो equation है that is position time relation. Position time relation. ठीक है, position time relation, that is x is equal to ut plus half at square. अब इस रिलेशन को हम कैसे ड्राइव करेंगे? तो इसको ड्राइव करने के लिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल v कैन बी रिटन एज इक्वल टू dx by dt. सर हमने वेलोसिटी को dx by dt लिख दिया. v is dx by dt, that we can write. अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं dx is equal to v dt. ठीक है सर, dx is equal to v dt. ये dx को हम v dt के बराबर लिख सकते हैं. ठीक है, तो सर dx is equal to v dt. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है the very small change in position is exactly equal to velocity multiplied by the change in time. मतलब अगर हम small change in position निकालें तो वो small change in position किसके बराबर है? वो small change in position is equal to the product of velocity and the small interval of time. मतलब बहुत छोटे से change of time में बहुत छोटा सा जो position में change आया है, that is equal to dx and that dx is equal to v dt. ठीक है. अच्छा, यहां पर मैं dx को ऐसे भी लिख सकता हूं, dx can be written as v u plus at dt. Did you understand how did I write v as u plus at? ये कैसे लिखा, सबको समझ आया? मैं नीचे लिख देता हूं, since v is equal to u plus at. ये पहली इक्वेशन हमने ड्राइव किया था. हाँ ना बोलो बेटा. Yes sir. Yes, sir. अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे. dx is equal to u plus at dt. We'll integrate this. अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर लिमिट्स ले रहे हैं, और रेशिक फिर से लिमिट 0 से ली जा सकती है या कहीं और से भी ली जा सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर. बट हियर आई विल बी टेकिंग द लिमिट फ्रॉम 0 ओनली. ठीक है, वो अगर कहीं और से हो तो वो लोअर लिमिट कुछ और हो जाएगी, 0 नहीं रहेगी फिर. तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो कि जब आपका t इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू x. जब t फाइनल बिकम्स इक्वल टू t, तो आई एम अज्यूमिंग या 0 ही ले लेते हो, x इनिशियल इज इक्वल टू 0 एंड x फाइनल इज इक्वल टू x. समझे? मैंने 0 से कंसीडर कर लिया कि व्हेन t इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 0. जब t फाइनल t हो जाएगा तो x फाइनल की वैल्यू x हो जाएगी, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया. ठीक है, x फाइनल विल बिकम इक्वल टू x. तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स. और आरुषि, अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट करें तो क्या लिखेंगे सर? देखना, साथ साथ ध्यान देना. u dt प्लस ऑफ at dt. पहले ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? सर ये साथ में था, आपने अलग अलग क्यों कर दिया? ऐसा क्यों कर दिया? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड. देवांश, आरुषि, सबको क्लियर है? Yes, sir. मैंने आपको बोला था बेटा कि इंटीग्रेशन में इफ यू हैव प्लस और माइनस साइन इन बिटवीन, तो आप हर टर्म को अलग अलग कर सकते हो. तो फिर से सुनो, ये स्टेप में मैंने क्या किया, u प्लस at dt है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये u मल्टीप्लाइड बाय dt विल बिकम u dt प्लस ऑफ at मल्टीप्लाइड बाय dt. ऐसे हो गया. दो टर्म के बीच में इफ यू हैव प्लस साइन और माइनस साइन इन बिटवीन, तो आप इसको अलग कर सकते हो, u dt प्लस ऑफ at dt. ये ऐसे हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई हैव डन. डिड यू अंडरस्टैंड? अब इसकी लिमिट पुट करो. जब टाइम 0 है, तो x की वैल्यू 0 माना है. जब टाइम की वैल्यू t हो गई तो x की वैल्यू अपने x माना है. तो x हमें चाहिए, यही x हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली. तो dx का इंटीग्रेशन x 0 से x इज इक्वल टू, मुझे ये बता सकते हो u dt में u विल इट बी अ कांस्टेंट और इज इट अ वेरिएबल? व्हाट इज u? u इज इट अ कांस्टेंट और इज इट अ वेरिएबल? इट्स अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट. u क्या है सर? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Sir, variable.
नहीं, u इज अ कांस्टेंट, इस बात को आप समझिए। मैंने ये नहीं बोला वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैंने बोला u कांस्टेंट है। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। पहले आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए, बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो मोशन एक्सेलरेटेड कैसे होगा। तो बात को समझो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। मैं आपसे कहूं वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, हेंस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, हेंस मोशन विल बिकम नॉन एक्सेलरेटेड। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला u कांस्टेंट है। एंड u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ सर इनिशियल वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब? तो इनिशियल वेलोसिटी के कांस्टेंट होने के मतलब को पहले समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई स्टार्टेड माय मोशन with a velocity of 10 meter per second, I started my motion with a velocity of 10 meter per second। अगर मुझसे कोई पूछे, अगर या मान लो कि मेरी 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करा और हर पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज योर इनिशियल वेलोसिटी, तो आप क्या कहोगे, 10 कहोगे या कुछ और बता दोगे? Sir, 10. 10। ऑल्दो आपकी वेलोसिटी इन बिटवीन चेंज हो रही है, इट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, इन बिटवीन वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, बट इनिशियल जो वैल्यू हो गई वो फिक्स हो गई ना। Yes, sir. पूरे मोशन का जो इनिशियल है दैट इज फिक्स्ड, कि वो u ही है, उसकी जो वैल्यू है, वो वही रहेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू वही रहेगी, है ना। हाँ, अलग बात है कि हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है, बट u जो है वो इनिशियल वैल्यू दैट विल रिमेन एज u ओनली, ठीक है। तो इसलिए u विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड यू विल ओनली इंटीग्रेट dt वाला पोर्शन फ्रॉम 0 से t। और एक्सेलरेशन कैसा होता है बेटा इस केस में? एक्सेलरेशन वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि ये जो आप ड्राइव करते हो रिजल्ट्स, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ड्राइव करते हो, समझ रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. इसमें आप लेफ्ट x में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करिए, तो x में आप अपर लिमिट पुट करिएगा तो ये x हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करिएगा तो माइनस ऑफ 0 हो जाएगा, u इनटू dt का इंटीग्रेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा, t कहां से कहां तक, 0 से t, प्लस ऑफ a इनटू t स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से t। सर टी स्क्वायर बाई 2 मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज किया है। अब मैं आज फॉर्मूला नहीं बताने के मूड में हूँ, आप लोगों को मैंने लास्ट डे पूरा बता दिया था, फिर से रिवाइज करा दिया था, तो आज मैं मूड में नहीं हूँ बताने के। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। ये हो जाएगा सर x, ये हो जाएगा सर u अपर लिमिट t माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ a बाई 2 एज इट इज, इसमें अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस ऑफ 0। सॉल्व करेंगे तो यू विल अल्टीमेटली गेट x इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। सर यही तो सेकंड इक्वेशन है, मतलब एज सच सेकंड इक्वेशन कोई इक्वेशन होती नहीं है मोशन की, मतलब यही तो इक्वेशन आपने पढ़ा था जिसको आप सेकंड इक्वेशन कह लेते हो। Yes, याद sir. करो, बस डिफरेंस वाज दैट कि आपने जब 9th में लिखा होगा ये इक्वेशन, तो इन प्लेस ऑफ x आपने s लिखा होगा, और मैंने यहाँ पर x लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। s लिखता तो जो s का मतलब होता वही x का मतलब है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोथ आर ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, है ना। x इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, x इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई जिसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन। अब एक और इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे जो थर्ड इक्वेशन के नाम से आप
जानते हो v square is equal to u square plus of 2x, and after deriving that we will start solving few numerical based on these. ठीक है, और एक एंड में हम एक इक्वेशन और बनाएंगे जिसको हम nth इक्वेशन कहते हैं, बट उससे पहले क्वेश्चंस करेंगे हम डिफरेंट सिचुएशंस में, और एंड में हम एक और इक्वेशन लाएंगे जिसका नाम है nth इक्वेशन, जो 11th में आपके लिए नया होगा। अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन का नाम क्या है? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इसका मतलब है इस केस में वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विथ x, कि अगर इंस्टेड ऑफ टाइम अगर हमें पोजीशन पता है तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी और नॉट, दैट विल डू बाय दिस इक्वेशन व्हिच इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। अब इससे अब अपन कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पहले तो चलो रिजल्ट फाइंड करते हैं। ए को हम ऐसे लिख सकते हैं v dv by dx, टेल मी यस और नो। एक्सेलरेशन को ऐसे लिखा जा सकता है? एक्सेलरेशन मैंने दो टाइप से लिखना सिखाया था आपको, याद हो अगर, इंस्टेंटेनियस Yes, एक्सेलरेशन, sir. एक तो dv by dt और दूसरा मैंने बोला था a is equal to v dv by dx। ठीक है, दोनों मैंने सिखाया था अगर आपको याद आए तो। ठीक है, तो ये अगर आप एक्सेलरेशन को v dv by dx लिख देंगे बेटे, तो यहां से आप लिख सकते हैं v dv is equal to a dx, where v is any general velocity. v is not representing the initial velocity, v is any of the velocity, कोई भी किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी। और आपको मालूम है कि किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर मैंने कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं बोला है और मैं आपसे कह रहा हूं किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी, तो किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज होगी। फिर से मेरी बात समझिए, मैं आपसे कहूं कि मोशन एक्सेलरेटेड है और मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी के बारे में बताओ कि वेदर इट बी कांस्टेंट और वेरिएबल, तो आप कहेंगे कि मोशन एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी कैसी होगी? तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि मोशन एक्सेलरेटेड है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बताओ, तो आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी सर कांस्टेंट है। दोनों बातों में फर्क है कि अगर मैं किसी भी टाइम की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वो तो वेरी कर रहा है, हर टाइम पे वो वैल्यू अलग अलग है। बट इफ आई एम स्पेसिफिक विद द वेलोसिटी कि मैं किस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तब फिर वो फिक्स है। ठीक है, तो v dv इज इक्वल टू a dx, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। यहां पर वेलोसिटी लेफ्ट साइड में वेलोसिटी इज वेरिएबल, राइट साइड में x इज वेरिएबल, तो यहां पर मान लीजिए कि लेट एट x इनिशियल इज इक्वल टू 0, v इनिशियल की वैल्यू मान लेते हैं u है, एंड एट x फाइनल इज इक्वल टू x, v फाइनल की वैल्यू मान लेते हैं v है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन v dv का इंटीग्रेशन करिए, a बाहर कर देंगे। a क्यों बाहर कर दिया सर? a इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, Sir, वो कांस्टेंट है सर, बहुत बढ़िया। इसका इंटीग्रेशन आप 0 से x और v का इंटीग्रेशन u से v, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये वाला हो जाएगा a इंटू एक्स फ्रॉम 0 से x। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अपर लिमिट रखो v स्क्वायर बाई 2, इसमें अपर लिमिट रखो v का स्क्वायर माइनस ऑफ, फिर इसी v में आप लोअर लिमिट रखो, तो ये u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस ऑफ 0। तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ax। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, या तो आप ऐसे लिख लीजिए इक्वेशन, या आप इसी को और ऐसे भी लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर plus of 2ax. These are the equations of motion. These are three equations of motion for uniformly accelerated motion. मतलब if you have the acceleration which is constant, तो उस केस में जो आपके उस इक्वेशन मतलब उस मोशन के लिए जो इक्वेशंस हैं वो तीन इक्वेशंस हैं, और तीनों इक्वेशन को हम यूज करते हैं टू फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। और तीन इक्वेशंस क्या क्या है? तो एक है v इज इक्वल टू u प्लस एटी, दूसरा x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax। एंड यू नो ऑल दीज थ्री इक्वेशंस, राइट? तो इसको भी नोट कर लो। नाउ वी आर इन पोजीशन टू डील विद द क्वेश्चंस।
नोट कर लेना तो बताना सर मुझे। Sir, done. डन। ठीक है भाई, सबने नोट कर लिया? एक बच्चे ने बोला कि इट्स डन, बाकी Yes, सबने कर sir, लिया? done. यस सर। अब देखो मैं फिर से एक बार चीजों को समराइज करके देन विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। पहला पॉइंट मैंने बोला कि ये जो इक्वेशंस है वो 3 है और तीनों के अपने अपने यूज है। सर आपको मैसेज आ रहा है? मुझे मैसेज पता नहीं आ भी रहा होगा, देख लेता हूँ। गुड इवनिंग सर, एक और बार बता देना। यस कांस्टेंट। हाँ ये आया है फ्रॉम कौस्तुभ वायला। अब इधर किसने पूछा मुझसे कि क्या मैसेज? कौस्तुभ वायला ने पूछा। हाँ सर कौस्तुभ, आपको आपका मैसेज मेरे पास आ रहा है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एक तो ये इक्वेशन है। दूसरा है x इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है सर दैट वी हैव इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2x। अब पॉइंट ये है कि कब कौन सा यूज होगा तो वो डिपेंड करता है कि क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। बट इन तीनों इक्वेशन में जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि सर x डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस। x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। x क्या चीज है? डिस्टेंस नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि x क्या है तो आप कहिएगा कि इन इक्वेशंस में जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअली में इट्स डिस्प्लेसमेंट। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस, वो एक अलग स्टोरी है, बट ये डिस्प्लेसमेंट तो है, ये फैक्ट है। हाँ भाई, अगर ये डिस्टेंस के बराबर कब होगा? मान लीजिए अगर पार्टिकल इज गोइंग स्ट्रेट एंड इट नेवर रिटर्न्स, तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। बट अगर मान लो पार्टिकल गोज एंड देन रिटर्न्स, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा क्या? No, sir. अगर नो सर, तो याद रखो कि ये जो है ये इन इक्वेशंस में ये सेकंड और थर्ड में जो x लिखा है मैंने, दिस नेवर रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया, पहले ये बेसिक बेसिक पॉइंट सुन लो फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, अगर वर्ड आ जाए कि पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट या पार्टिकल इज ड्रॉप्ड या पार्टिकल इज रिलीज्ड, ठीक है, तो अगर ऐसा कभी भी मेंशन कर दिया गया तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0। अभी तो आपके आएगा कि पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल अगर मेंशन है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है और इंस्टेड आपको ये मेंशन है कि पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनिशियल वैल्यू की वेलोसिटी, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा, अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग, तो उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है। अगर आपसे कह दे कि पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डिंग, या आपसे कह दे डिसेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग, तो इसका मतलब है दोनों का मतलब होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, इसका मतलब है कि इसको नेगेटिव लेना है। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वेदर देयर इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, वेदर एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन, ठीक है, और वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डिसेलरेशन। ठीक है, कोई कष्ट, कोई Yes, तकलीफ? sir. चलिए अब आते हैं सर, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब देखो एक्चुअली में ये बच्चों वाले सवाल भी हैं इसमें, क्योंकि 9th में भी आपने पढ़ा था, तो बहुत ज्यादा बच्चे वाले सवाल पे नहीं जाऊंगा, एक आध पहले आपको याद दिला दो कि देखो सर, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक इक्वेशन भी यूज हो सकती है या मोर देन वन इक्वेशन भी यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि सर आपसे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
accelerates at a rate of 4 meter per second square for 10 seconds, then moves with constant velocity acquired for another 4 seconds. Calculate distance traveled by particle. पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये आपको निकालना। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि a particle starting from rest accelerates at a rate of 4 meter per second square for 10 seconds, then moves with constant velocity acquired constant velocity which is already acquired, right, for another 4 seconds. Calculate distance traveled. अब देखो, जब भी क्वेश्चन ऐसा हो, न्यूमेरिकल फॉर्म दे दिया जाए, आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए और इस इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो, तो पहला काम ये करो कि जो आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ट्राई टू ड्रॉ द फिगर फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। मतलब एक सिंपल सा, वो कोई आप हार्ट और किडनी जैसा तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है, या न्यूरॉन जैसा, नेफ्रॉन जैसा डायग्राम तो आपको यहाँ पर नहीं बनाना है। ये जानते हो, ये सब नाम सुना है कभी? किडनी, न्यूरॉन, हार्ट, सबने सुना है भाई, 10th में तो पास करके आए तो, ठीक है। तो ये डायग्राम्स तो नहीं बनाने हैं हमें, तो फिजिक्स में भाई सिंपली लाइन वाइन ड्रॉ करनी है और चीजों को अपने लिए एक्सप्लेन कर लेना है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेथड क्या है? क्योंकि न्यूमेरिकल तो आप पहली बार आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर्स हुए थे तो वो कोई एज सच को न्यूमेरिकल क्या था, वो फॉर्मूले पे चीजें थी और वो आप कर रहे थे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले तो आप न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पिक्टोरियल व्यू बनाइए उसका, मतलब उसकी मतलब आप उसको ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करिए, उसका डायग्राम बनाइए, कहने का तात्पर्य यह है। और उसमें जो भी डेटा गिवन है उसको आप लिखिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या पूछा जा रहा है और उसके लिए आपके पास कौन से फॉर्मूलाज या कौन से इक्वेशंस है। तो देखो, मुझसे बोला गया कि पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट और वो एक्सेलरेट करता है, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। तो पहला इंफॉर्मेशन मुझे ये पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज हमसे बोलता है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और रेस्ट से स्टार्ट करके इट इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कितनी देर तक? तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स तक। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 10 सेकंड्स पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यस ठीक है। मान लो इस पॉइंट का नाम है ए से बी। अब जब ये पार्टिकल यहां तक आ गया, यहां पर पहुंचा, तो यहां पर वेलोसिटी 0 थी, तो बी पॉइंट पे क्या उसकी वेलोसिटी 0 होगी, या इट वुड हैव एक्वायर्ड सम वेलोसिटी एट पॉइंट बी? नाउ बी पॉइंट पे is the velocity of the particle is 0 at point B, or it has already acquired some velocity at point B? सर सम जी, What? Some it will velocity. have some velocity, yes of course. यस सर। वो वेलोसिटी v है मान लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है कि now with this velocity v it continues to move to a new point, up till a new point for a total time of 4 seconds। मतलब इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन b से c तक की ये मिल गई आपको कि b से c तक में this velocity has to remain constant। in other words इसका मतलब ये हुआ कि b से c तक में अगर ये velocity constant रहना है तो this means that कि acceleration from b to c has to be 0। नहीं आया सर आ गया। Yes. भाई, आपसे कह रहा है साफ साफ कि कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो इन अदर वर्ड्स एक्सेलरेशन इज 0। सीधी बात है ये, इसमें तो कोई दूसरा कोई दिक्कत वाला पॉइंट ही नहीं है भाई। इनिशियल वेलोसिटी ये 0 हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन है। अब आपसे पूछा क्या, उसने डिस्टेंस पूछा है कि बताइए साहब यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर इफ आई कंसीडर इट एज एक्स ए बी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर एक्स बी सी, तो टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? Undoubtedly total distance would be the sum of these two distances। पहला पॉइंट तो ये। Now how will you calculate the distance? तो हम A से B का अगर मोशन देखें तो A to B the motion is accelerated and the acceleration is constant।
ए से बी तक का मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड है, Yes, और sir. एक्सेलरेशन कैसा है सर? तो एक्सेलरेशन सर सीधा सीधा कांस्टेंट है, एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कौन सी इक्वेशन मैं यहां पर लगाऊं? तो मुझे एक्सेलरेशन पता है, मुझे टाइम पता है, मुझे ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। तो विच ऑफ द थ्री इक्वेशन इज अप्रोप्रिएट? यू विल रिस्पॉन्ड। तीनों में से कौन सी इक्वेशन अप्रोप्रिएट है? Second. ऑब्वियसली x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई सबका आंसर आना चाहिए था इस पर। तो which one of the three equation is appropriate? Obviously that equation x is equal to ut plus half a t square, है ना? तो x a b आप लिख दीजिए ut plus of half a t square, तो u तो 0 है, तो क्या बच गया? हाफ इंटू a की वैल्यू 4 इंटू t का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फ्रॉम a टू b विल बी इक्वल टू व्हाट? ये 100 हो गया, और ये 2 मतलब 200 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम a टू b। क्लियर? तो एक डिस्टेंस तो आ गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में अगर आप देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, डू वी हैव एनी एक्सेलरेशन इन दिस पार्ट? No, बी sir. से सी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना? तो बी से सी में अगर एक्सेलरेशन नहीं है, सोच के देखो, व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? सुनना भाई, डिस्टेंस विल बी सिंपली इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम या वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो भी कह लो, v इंटू टी। ये होगा डिस्टेंस। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. भाई अगर नहीं आया तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन लिखें, x इज इक्वल टू यूटी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? तो ये वाला एक्सेलरेशन वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो x बराबर यूटी ही तो आ जाएगा। मतलब अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस को हम सिंपली v इंटू टी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? क्या हमें v की वैल्यू पता है? सोच के देखिए। No, sir. डू वी नो द वैल्यू ऑफ v? नहीं। तो ये v तो लाना पड़ेगा। अब v कैसे लाएं? तो मैं इसी पार्ट में फ्रॉम ए टू बी, ध्यान से देखिए, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक में हम v को ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v Yes, sir. इज इक्वल टू इनिशियल हो गया 0, a की वैल्यू है 4 इंटू 10, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मीटर पर सेकेंड। जब हमें v पता चल गया तो डिस्टेंस लिख लीजिए। डिस्टेंस फ्रॉम b टू c क्या हो जाएगा? तो दैट विल बी v मल्टीप्लाइड बाय t, दैट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो x डिस्टेंस फ्रॉम b टू c विल बी इक्वल टू 160 मीटर। तो डिस्टेंस नेट कितना हो गया? दोनों का सम हो गया, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 360 मीटर। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक हाउ वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन? Yes. तरीका Yes, क्या sir. है सोचने का? Yes. कि पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आप ड्रॉ करो, है ना, बाय लाइंस और बाय एनी मींस, और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद उसमें जो गिवन डेटा है उसको वहां पर लिखो। फिर उसके बाद देखो कि व्हाट यू आर सपोज टू कैलकुलेट, और आपको क्या इंफॉर्मेशंस हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसको किस फॉर्मूले में हम प्लग इन कर सकते हैं, या कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, एंड देन यूज दोज इक्वेशंस। तो जाहिर है कि क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ आपको ये दिमाग खुलेगा। दूसरा ये कि जी सर इसमें हम सेकंड वाली क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं? सेकेंडरी इसमें, हाँ, वो अगर आप कर लीजिएगा तो उसमें a इज इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली आपको वही मिलेगा, x इज इक्वल टू यूटी, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके सर। क्योंकि फ्रॉम b टू c यू हैव नो एक्सेलरेशन, राइट? तो एक्चुअली में वो सेकंड इक्वेशन से ही आया है, बट उसको दोबारा लिख के दिखाने की कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट इफ एक्सेलरेशन इज 0 वी कैन सिंपली राइट x इज इक्वल टू vt। हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोग करके मुझे बताओ। मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बताऊं,
बताऊंगा, आई एम जस्ट राइटिंग अ स्टेटमेंट, आई वांट टू चेक कि आप कितना समझ पाते हो क्वेश्चन से, स्टेटमेंट से। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates at a rate of 2 meter per second square for 5 seconds, then moves with constant velocity for another 5 seconds, then retards at a rate of 4 meter per second square till it stops. Okay, find the total distance traveled by particle. इस पूरे प्रोसेस में you have to find out the total distance traveled. पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इससे आप गिवन इंफॉर्मेशंस को निकालिए और उसके बाद कुछ सोचिए। मुझे उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, मुझे ये नहीं है कि पूरा एकदम सॉल्व कर ही लो और उसके बाद बताओ, मुझे बस मैं जो आपसे पूछूंगा वो मुझे आंसर मिलना चाहिए। तो पहले आप इसको एक बार नोट करिए, पढ़िए, इससे जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आप निकालिए और फिर उसके बाद बात करते हैं इस पर। हाँ जी सर, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मुझे बताइए क्या हो रहा है इस केस में, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, हाउ मेनी पोर्शंस डू यू हैव फॉर द मोशन, कितने पोर्शन में इसको डिवाइड करोगे? So Sir, 3. 4. कितने? So 3. 3, राइट। पहला पोर्शन ये कि पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, दूसरा पोर्शन ये कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड द थर्ड पोर्शन इज कि पार्टिकल इज डिसेलरेटिंग और रिटार्डिंग टू फाइनली कम टू रेस्ट। अब देखो इससे क्या क्या हमें चाहिए और क्या क्या हम कैसे कैसे सॉल्व करें। सर एक पॉइंट ये हो गया, दो ये और तीसरा ये, 3 पोर्शंस में पार्ट को ब्रेक कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी 0, यही तो होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। व्हाई? बिकॉज पार्टिकल इज स्टिल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। और कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने टाइम तक चला? 5 सेकंड्स तक। ठीक है, तो यहां तक इस पॉइंट पे ए, ये पॉइंट बी, यहां तक आने में दो चीजें कैलकुलेट कर लो आप। एक तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो ए से बी तक का, और दूसरा यहाँ पर वी कैलकुलेट कर लो। तो जो वी यहाँ पर उसने एक्वायर किया होगा उसी वी से वो आगे चला होगा, ये पूरा पोर्शन उसने कवर किया होगा विद दिस कांस्टेंट वेलोसिटी। टेल मी यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब इस पोर्शन में एक्सेलरेशन 0 है। अब उसके बाद यहाँ पर वी है, अब इसके बाद इस क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। तो रिटार्ड कर रहा है कितने रेट से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब एक्सेलरेशन बिकम्स -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी इज नाउ डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होते होते फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 0। तो ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करिए बी से सी तक का, फिर ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है सी से डी तक का। बट एक बात याद रखिए, सी से डी में जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको सी से डी तक जाने का टाइम चाहिए होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर वी आपको पता है
आपको ए पता है, यहाँ पर फाइनल पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो बिना टाइम कैलकुलेट किए भी निकाल सकते हो। तो देखो कौन कौन सी अप्रोप्रिएट इक्वेशंस हैं जिससे आपको जो जो रिक्वायर्ड है वो सब कर पा रहे हो। करके देखो, पहले हर बच्चा पहले सॉल्व करके देखे अपनी तरफ से, फिर तो मैं सिखा दूंगा, बट हर बच्चा पहले कोशिश करे, बिकॉज मोर देन 50% आई हैव ऑलरेडी सॉल्व। ठीक है, ओनली यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशंस, अप्रोप्रिएट इक्वेशंस टू गेट दीज रिजल्ट्स। ठीक है, तो देखो क्या अप्रोप्रिएट इक्वेशंस आप लगा पा रहे हो। हरी अप। Are you guys solving? Yes, sir. So just last one. Very good. ठीक है, चलो मैं भी साथ साथ कर देता हूँ अब। Sir, सर पहली बात तो 100.5 मीटर आ रहा है। पता नहीं मुझे भी आंसर आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, बिकॉज आई हैव जस्ट टेकन सम रैंडम डेटा, तो वो तो मैं सॉल्व करके ही बता पाऊंगा। आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन वाला इस पार्ट। चलिए देखते हैं। सर आपसे बोला जा रहा है यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u और ये v, तो पहली बात तो डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, विच इक्वेशन शुड बी यूज? टेल मी फास्ट। वो कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? Second equation. सेकंड इक्वेशन। एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेकंड इक्वेशन यूज करना है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 इंटू t स्क्वायर्ड इज 25। मैंने डायरेक्ट लिख दिया t का स्क्वायर, तो this 2 and this 2 cancels out, so x ab will be equal to 25 meter. One distance we have already calculated. अच्छा, इसी a से b में हमें v की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो v is equal to u plus at यूज करिए, u will be 0, तो v is equal to a is 2 and t is 5, तो v की वैल्यू कितनी होगी? 10 meter per second. This we have got the value of velocity at the end of the first half of the journey. अब इस velocity से it will continue to move from b to c. तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी क्या लिखेंगे आप? सिंपली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइजेस कि आपको सेकंड पार्ट का टाइम गिवन था ना शायद, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पार्ट का टाइम कितना है बी टू सी तक का? कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉर हाउ लॉन्ग द पार्टिकल मूव्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी? 5. 5, तो लिख दीजिए 5, तो ये x from b to c is equal to 50 meter. We have got the second part. Now this third part we have to calculate for. तो थर्ड पार्ट के लिए देखो, you know the velocity here. Velocity will be equal to 10 meter per second. ये तो velocity 10 ही रहेगी।
फाइनल बिकम्स इक्वल टू 0, तो फाइनल 0 हो गई। और इस पोर्शन में क्या हो रहा है, इस पोर्शन में पार्टिकल इज रिटार्डिंग, देयर इज द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, तो इस पोर्शन में रिटार्डेशन हो रहा है। तो अगर मैं इस केस में ये यूज कर लूं तो क्या दिक्कत है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax वाली इक्वेशन, because I know the final velocity, I know the initial velocity, I know the acceleration, I have to find out the displacement. देखो final has to become equal to 0 because finally particle comes to rest, तो final 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 u स्क्वायर, मतलब ये जो 10 है that will be the initial at c, am I correct? 10 ही तो वहां पर इनिशियल हो जाएगा, c से d के लिए 10 मीटर पर सेकंड इज इनिशियल, तो 10 स्क्वायर्ड प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 4 बिकॉज इट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। और x डिस्टेंस कहां से कहां तक ले रहे हो आप, c to d, इसको इधर ले आओ तो ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस ऑफ 8, तो ये माइनस ऑफ 100 माइनस ऑफ 8 x c to d, माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, x c to d विल बी इक्वल टू 100 by 8, 100 by 8 का मतलब ये हो गया 50 by 4, 12.5. ये 12.5 meters. This is your distance, the last one. So total distance कितना हो गया, total distance x net would be equal to the sum of all these xab plus xbc plus of xc to d. अब ये सारे distances add कर दो, 25 plus of 50 plus of 12.5. This is what we are getting, right? यही तो आएगा। Yes, sir. 89.5 आ रहा है। कुछ कुछ डाइजेस्ट हो रहा है आप लोगों को? Sir, 87.5. Yes, sir, clear जी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस और करो। इसको मैं इरेज करूंगा अगर आप लोग नोट कर चुके हैं तो। Done. Done. Okay, next question. A particle moving with velocity u acquires a final velocity v after covering some distance. If particle accelerates at constant rate, then find its velocity at mid of the path. तो इसकी क्या निकालनी है आपको, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। कहां पर निकालना है, मिडिल ऑफ द पाथ। आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, अगेन मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। नोट कर लिया सर आप लोगों ने? Yes. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट बुक्स। ठीक है, इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है या डिफिकल्ट नहीं है ऐसा कुछ, बस स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुने। सर इस केस में
आपसे ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि ये पार्टिकल की यहाँ पर वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v हो गई। यही तो आपसे कहता है कि पार्टिकल वाज मूविंग विद वेलोसिटी u and it acquired a final velocity of v, acquires a final velocity of v। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इनिशियल मानता हूं तो ये जो फाइनल होगा वो v होगा आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। मान लो अच्छा वो डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है, आपसे बोला है कि आफ्टर सम डिस्टेंस इट हैज कवर्ड इट्स वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू v। क्वेश्चन में याद रखिए कि डिस्टेंस आफ्टर विच द वेलोसिटी बिकम्स v इज नॉट गिवन। कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी v हुई है, इट इज नॉट मेंशन्ड, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल बिकम्स v आफ्टर द पार्टिकल हैज कवर्ड सम ऑफ द डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आप फर्दर क्या है सर, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज इक्वल टू d/2 मैं कह सकता हूं। ठीक है, हाफ ऑफ दैट ये d/2 एंड अनदर हाफ विल अगेन बी इक्वल टू d/2। तो एट मिड ऑफ दिस पाथ, यही मिड पॉइंट हो गया। हाँ ना बोलो बेटा, दिस इज द मिड पॉइंट। Yes. आपको बोला है कि इस मिड पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी बतानी है। भाई अगर इनिशियल u थी, फाइनल v हो गई, मान लो कि फॉर इंस्टेंस अगर मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अ पार्टिकल हैड अ वेलोसिटी ऑफ सम x मीटर पर सेकंड एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इट्स वेलोसिटी बिकम्स y। तो भाई 5 मीटर जो उसका मिड पॉइंट है, पाथ का मिड पॉइंट, उस 5 मीटर पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज डिमांडिंग, राइट। तो आपको मिड पॉइंट पे वेलोसिटी बताना, और आपसे ये बोला गया कि इस पूरे जर्नी में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट। वो एक्सेलरेशन भी आपको गिवन नहीं है। आपको क्या क्या क्या, क्या नहीं गिवन है? ना तो एक्सेलरेशन गिवन है, ना तो आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है। आपको गिवन क्या है? सिर्फ दो चीज, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। Initial and final. Did you understand? Tell me yes or no. Yes. Yes, अब मुझे sir. एक बात बताओ सारे के सारे, इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, क्या मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी है, क्या दैट आंसर कैन बी इन टर्म्स ऑफ डी और ए? क्या मिड पॉइंट की वेलोसिटी का आंसर ए या डी के टर्म्स में हो सकता है? आपको क्वेश्चन में ना तो ए गिवन है, ना तो आपको डी गिवन है। आपको क्वेश्चन में ना तो ए गिवन है, ना तो डी गिवन है। बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. हो सकता है. कैसे हो सकता है? याद रखो, आंसर्स कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ अननोन वैल्यूज। मतलब जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है उसके टर्म्स में आंसर नहीं होगा। ठीक है बेटे, तो आंसर सिर्फ बी और यू के टर्म्स में ही होगा, आंसर किसी अननोन टर्म में नहीं होगा। मतलब ए, ये तो ए आपने मान लिया है ना कि एक्सेलरेशन इज ए। कोई बच्चा एक्सेलरेशन ए ना माने, एक्सेलरेशन को एक्स मान ले। कोई बच्चा कहे नहीं मैं तो 2 मानूंगा। तो आंसर कैन नेवर बी इन टर्म्स ऑफ अननोन वैल्यूज। क्या क्या नोन है? वन इज इनिशियल वेलोसिटी, अनदर वन इज फाइनल वेलोसिटी। तो आपका आंसर इसी दो के टर्म्स में हो सकता है। द आंसर कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ द अननोन वैल्यूज लाइक डी एंड ए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें। अब मुझे एक बात बताओ सर, इसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, फ्रॉम ए टू बी। सबको समझ में आ रहा है? हाँ ना बोल। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ए टू बी में मुझे एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू कह सकता हूँ। Yes. इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट यू। फाइनल वेलोसिटी जो मुझे निकालना है एक्चुअली में, उसको मैं वी मिड का नाम दे चुका हूं। ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल्ड को मैं d/2 कह सकता हूं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना है? ए। तो ए से बी तक के लिए मुझे बताओ कि ए से बी तक के लिए कैन आई यूज दिस इक्वेशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2x? टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. And in place of v we can write it as v mid का square is equal to u² plus of twice of a into d/2 x की वैल्यू। तो v mid का स्क्वायर becomes equal to u² plus of ad। ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता, this is one of the equation, this cannot be our answer because हमें ना तो a पता है ना तो d पता है। तो my answer cannot be in terms of unknown values of a and d। तो अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, b to c में चलते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि बी और सी के पार्ट को अगर आप देखें, कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी नाउ फ्रॉम बी टू सी? इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या होगी?
बी टू सी वाला पोर्शन ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मैं क्या कंसीडर करूं। अरे बी से सी में किसको इनिशियल वेलोसिटी कहूंगा मैं? सर वी मिड। वी मिड। तो इतना क्यों टाइम लगा आप लोगों को? भाई जो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी है दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनिशियल वेलोसिटी, जो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी है दैट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द आंसर फ्रॉम ईच ऑफ यू, तो आई रिपीट इट अगेन, ध्यान से सुनिए। सर ये और ये, सिर्फ इन दोनों को देखिए आप, इस पॉइंट बी को और इस पॉइंट सी को, बस इसको ऑब्जर्व करिए, फॉरगेट अबाउट अदर्स। तो बी इज द इनिशियल पोजीशन एंड सी इज द फाइनल पोजीशन। बी से सी वाले सेगमेंट में बी इज द इनिशियल पोजीशन एंड सी इज द फाइनल पोजीशन। टेल मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बी इज इनिशियल पोजीशन, सी इज फाइनल पोजीशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, वो जो बी पे वेलोसिटी है वही इनिशियल होगी, तो इसको मैं वी मिड लिख सकता हूँ। और फाइनल Yes. क्या लिखेंगे हम? व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी? तो फाइनल वेलोसिटी जो सी पे वेलोसिटी है दैट इज फाइनल, राइट। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? फिर से डी बाई टू। एक्सेलरेशन इस पार्ट के लिए भी कितना है? तो आपसे बोला है थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज ए। तो थ्रू आउट द Yes, मोशन sir. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड दैट इज ए, राइट। फिर से ये इक्वेशन लगा दो। तो ये इक्वेशन लगाओगे तो क्या लिखोगे? अब लिखोगे फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर, वी मिड का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इंटू डी बाई टू। पता नहीं सर क्या कर रहे हो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग यार? Yes, sir. इतना बोल, वी मिड का स्क्वायर इज इक्वल प्लस ऑफ, सॉरी, प्लस ऑफ एडी। तो यहां से एडी की वैल्यू को आप फिर से क्या लिख सकते हो? देखो दो इक्वेशन बन गई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, वी मिड का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ एडी। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, मुझे वी मिड की वैल्यू चाहिए। मुझे एक बात बताइए, दोनों इक्वेशन में कैन आई सिंपली ऐड एंड एलिमिनेट एडी और नॉट? Yes, क्योंकि sir. माय आंसर कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ एडी, Yes, दैट आई sir. हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा आंसर एडी के टर्म्स में नहीं हो सकता। तो बिकॉज मेरा आंसर एडी के टर्म्स में नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो एडी वाला टर्म विल कैंसिल आउट एंड आई विल गेट द आंसर ओनली ऑफ वी मिड। तो इसको ऐड करके मुझे फाइनल आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से नोट करिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए और मुझे आंसर बताइए कि वी मिड की वैल्यू क्या आई। अदयान रहमान, you have just connected or you are from? Hello, अदयान। सर थोड़ी देर पहले ही आया हूँ सर। Why are you so late? सर बिकॉज आई वाज हैविंग माय स्कूल क्लासेस सर। School classes late in the evening? नहीं सर, क्या कहते हैं, एक वेबिनार सा था सर, उसमें अटेंडेंस कंपलसरी थी। हाँ, ये स्कूल वाले हैज दिस फैसिलिटी कि जो भी वो ड्रामे करते हैं उसमें वो अटेंडेंस कंपलसरी कर देते हैं कि आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब यू विल हैव टू अटेंड दैट even if you are not liking that or if you are not feeling to attend it or even if it is not useful for it। तो ये स्कूल वालों की अपनी मोनोपोली है। यस सर। चलो क्या कर सकते हैं, मतलब ये सिस्टम ही ऐसा है जिसके हाथ में जो पावर वो अपना यूटिलाइज करता है। एनीवेज, so you have missed out some useful information related to the equations of motion and some numericals। तो आपको करना यह है कि you will find the video lecture, recorded lecture on YouTube, जैसा कि आपको मालूम है, you will get that lecture। तो प्लीज उस लेक्चर को आप वहां से देख लीजिएगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, वरना you will miss out some useful things related to today's class or related to equation of motion। ओके सर।
ओके तो ये दोनों इक्वेशन आप सब ऐड करके देखिए. आई एम इरेजिंग दिस स्टेटमेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो व्हाट यू विल अल्टीमेटली गेट 2v mid स्क्वायर्ड इज नथिंग बट, इन दोनों को ऐड करो, AD एंड AD विल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस ऑफ v स्क्वायर. ये क्या किया है मैंने, ये मैं लिख देता हूँ ऐड 1 and 2. इतना तो आप ऐड कर ही सकते हो सारे के सारे आई गेस. तो यहाँ से यू कैन राइट v mid स्क्वायर्ड इज इक्वल टू नथिंग बट u स्क्वायर प्लस ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ से मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि v mid इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ v mid. ये आपके v mid की वैल्यू है. ओके सर. अब देखिए इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स ये जो अभी मैंने रिजल्ट बताया ना आपको, इसका आंसर जो बताया, दिस इज यूज्ड एज अ फॉर्मूला. ठीक है, तो बट ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल है जिसको आप फॉर्मूले के तौर पे यूज कर सकते हो. इफ यू गेट दिस क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली, आप अगर ये याद रह जाए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो. जैसे इसी को अगर मैं डेटा में कन्वर्ट कर दूं, मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए, कैन आई इरेज दिस स्लाइड? Yes, ठीक है, तो ये देखो, ये अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि साहब ये आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, एंड आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, मान लीजिए ऐसा दिया गया है, और आपसे कहता है कि v मिड निकालो, मिडिल पॉइंट पे आप वेलोसिटी बताइए. तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो यू विल नॉट नीड टू सॉल्व द होल प्रॉब्लम. यू विल जस्ट डू व्हाट, you will just use the result which is u square plus of v square divided by 2. Just plug in the values 4 square plus of 10 square divided by 2 and you will get the result. बट वो तब है जब आपको रिजल्ट याद रह जाए. अगर याद नहीं रहे तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज से बैठ के इसको रटने लगना, बिकॉज देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज इन फिजिक्स टू मेमोराइज. तो हर फॉर्मूला याद रह जाए ये जरूरी नहीं है. जो काम के फॉर्मूलाज हैं, जो याद रहना ही रहना चाहिए, वो आप याद रखिए. तो इसीलिए मैंने ये पूरा मेथड आपको सिखाया इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, कि कभी भी आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ, तो कैसे निकालते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मैंने पूरा मेथड सिखा दिया है. अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे सर, उसके बाद फिर हम दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे जिसका नाम होगा मोशन अंडर ग्रेविटी. बट बिफोर आई गो टू दैट टाइप, एक और क्वेश्चन हम करेंगे. ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि सर अ पार्टिकल, फिर से वही, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates at a rate of alpha meter per second square for some time. Then decelerates at a rate of beta meter per second square till it finally stops. If the particle was in motion for total time t, then find maximum velocity acquired by particle during the whole journey. Please note down this question, then we'll discuss on the solution of this question. But before that, please note it.
Sir, done. ठीक है, अब देखो, I'll explain you the question from the diagram that we basically draw after reading the question. तो आई एम इरेजिंग द क्वेश्चन पार्ट, राइट? मैं क्वेश्चन वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ भाई बच्चों, देवांश, आयुषी, अध्यान, आरुषि एंड उर्वशी। आई एम इरेजिंग द क्वेश्चन पार्ट क्योंकि आई ओके सर। नीड स्पेस ऑन द स्क्रीन। तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपसे कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 100% ये तो तय हो गई कि 0, और मान लो दिस इज द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द पार्टिकल स्टार्टेड। तो पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे इसकी 0 है, and then they are saying कि particle continues to accelerate with an acceleration of alpha meter per second square। तो अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के साथ क्या होगा? विल इट रिमेन सेम और विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज? व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी इफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग विद एट कांस्टेंट रेट? व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी बच्चों? यस, It will increase. क्या होगी? कुछ नहीं होगी। Sir, increase. सीधी बात है कि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि सर अगर इनिशियल वेलोसिटी वो 0, तो आफ्टर some distance it has traveled, its final velocity will not be 0, it may have increased to some value। अब उसके बाद कहता है कि मान लो कि इस वेलोसिटी से वो कहीं पहुंचा बी पॉइंट पर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपसे कह रहा है कि नाउ द वेलोसिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग, मतलब पार्टिकल स्टार्टेड रिटार्डिंग, रिटार्डेशन होने लगा। रिटार्डेशन होने का क्या मतलब होता है? रिटार्डेशन होने का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी अब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देखो, पहले इंक्रीज होते होते कुछ हो गई, उसके बाद वेलोसिटी फिर डिक्रीज होने लगी, और डिक्रीज होते होते फाइनली वो पार्टिकल रेस्ट में आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड टिल दिस? Yes, sir. यहां तक Yes, आप sir. सबको क्लियर है? ए से बी तक इट इज एक्सेलरेटिंग एंड एक्वायर्ड सम maximum value of velocity. From then it started retarding, that means its velocity started decreasing, and finally it stopped at point C। point C पर जाके ये स्टॉप हो गया, रुक गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो। क्लियर? हमें यही वेलोसिटी निकालनी, यही तो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो उसने एक्वायर की, क्योंकि पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू पे आने के बाद नाउ इट्स वेलोसिटी स्टार्टेड ड्रॉपिंग डाउन, ठीक है, एंड फाइनली इट बिकम्स 0। तो ये जो मैक्सिमम एक्वायर हुई है वेलोसिटी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब यहाँ पर एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि टोटल टाइम आपसे बोला जा रहा है कि टोटल टाइम फॉर विच द पार्टिकल वाज इन मोशन इज t। मतलब टोटल टाइम का मतलब द टोटल टाइम फॉर विच इट हैज एक्सेलरेटेड एज वेल एज रिटार्डेड, ये दोनों टाइम को अगर मैं ऐड कर दूं तो दैट इज t। बस ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन में कि फॉर हाउ लॉन्ग इट एक्सेलरेटेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट डिसेलरेटेड। मतलब आपको इंफॉर्मेशन ये नहीं गिवन है कि कितनी देर तक वो एक्सेलरेट हुआ और कितनी देर तक उसमें रिटार्डेशन हुआ या डिसेलरेशन हुआ। दिस इज नॉट गिवन। गिवन क्या है? गिवन ये है सर कि टोटल टाइम फॉर विच द पार्टिकल वाज इन मोशन इज स्मॉल t, बट कितनी देर तक एक्सेलरेट हुआ या रिटार्ड हुआ वो नहीं गिवन है। तो हम मान लेते हैं कि लेट यहाँ का जो टाइम है ऑफ एक्सेलरेशन वो t1 है। तो अगर ये टाइम t1 है और टोटल टाइम t है, तो यहाँ रिटार्डेशन वाला टाइम t माइनस ऑफ t1 लिख सकते हैं या नहीं? टेल मी यस और नो। Yes, sir. अगर आपको पूरा सिचुएशन क्लियर है, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो पॉइंट समझिए मेरा फिर से कि इस पूरे मोशन को इन हाउ मेनी पार्ट्स विल यू ब्रेक द होल मोशन? कितने पार्ट में ब्रेक करना चाहिए सॉल्व करने के लिए? मुझे v निकालना है, सीधी बात है, मुझे v निकालना है। v निकालने के लिए अगर आप देखें तो दो अननोन दिख रहे हैं आपको। एक t1 आपको नहीं पता कि कितनी देर तक एक्सेलरेट हुआ है, तो वो टाइम t1 आपको नहीं पता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो कितने अननोन है? दो, एक t1 है और दूसरा v है। हाउ मेनी इक्वेशन डू यू नीड टू सॉल्व दिस or to find the v? At least how many equation you need to find the value of v? कितनी इक्वेशन चाहिए? दो अननोन है। टू इक्वेशन, at least you need two equations, right, to solve the two। तो अगर दो इक्वेशन चाहिए तो कैसे लाएं सर दो इक्वेशन? तो इस पूरे मोशन को आई शुड ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, और वो पार्ट क्या है? ए से बी तक का, और फिर
बी से सी तक का। तो चलिए ए से बी तक बात कर लेते हैं। सर सबको समझ में आ रहा है? Yes, एक बार sir. आना बोलो Yes, दोस्तों sir. सबको। ठीक है, ए से बी तक में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम की वैल्यू मैंने t1 माना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस at। अगर मैं यूज कर लूं तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू u इज 0 अल्फा इंटू टाइम इज t1। ऐसा लिख सकता हूं, या t1 को मैं यहां से v बाई अल्फा लिख सकता हूं। टेल मी यस और नो। ये पहले पार्ट को आप यूज Yes, कर sir. Yes. Yes, sir. बाय यूजिंग द फर्स्ट पार्ट। अब चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, बी से सी। अगर हम बी से सी की बात करें तो बी से सी में क्या होगा? बी से सी में इनिशियल वेलोसिटी कौन बताएगा? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम पार्ट बी टू सी? V. v। भाई पार्ट बी पे जो वेलोसिटी है वही तो इनिशियल मानी जाएगी फ्रॉम बी टू सी के लिए। तो Yes. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हो गई v, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? माइनस बीटा। टाइम की जगह क्या आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ टी। फिर से ये इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस at, फिर से लगाओ। तो फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी 0। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई? तो इनिशियल वेलोसिटी इज v माइनस ऑफ बीटा इंटू टाइम t माइनस ऑफ t1। पता नहीं सर क्या कर रहे हो, तुम ही समझ रहे हो, हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। Sir, आ रहा है. आ रहा है। तो अब फाइनली देखिए, कुछ नहीं करना है, अब वैल्यूज देखिए। यहां से v को इधर ले आइए, ये बीटा, ये t माइनस ऑफ t1, t माइनस ऑफ t1, t1 की जगह मैं लिख रहा हूँ v बाई अल्फा। सर ये कैसे लिखा आपने? ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, ये Yes. वैल्यू आई Yes, पुट इट हियर। इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए तो बीटा इंटू टी माइनस ऑफ बीटा इंटू वी डिवाइडेड बाई अल्फा। इस v वाले टर्म को एक तरफ कर दो तो बीटा v डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय t। इन दोनों में v कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस ऑफ बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा इनटू t। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा v अल्फा प्लस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा t। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस ऑफ बीटा। ये देखिए, yes, sir. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इस क्वेश्चन की सच्चाई ये है कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी एग्जाम वे बैक, बहुत पहले पूछा गया था, बट इट वाज आस्क्ड ऑलरेडी, ठीक है, इट हैज बीन आस्क्ड इन आईआईटी। इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक तो इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं जैसे मैंने अभी सॉल्व करके आपको बताया है। एक दूसरा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, एक दूसरा तरीका होता है ग्राफ से। वो ग्राफ हम आगे सीखेंगे तो उस पर सॉल्व करेंगे। बट ये मेथड सबको क्लियर है बेटा? एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन, हर बच्चे Yes, को sir. क्लियर होना चाहिए। Yes. नोट कर लीजिए सर। इज इट डन बच्चों? Yes, sir, done. Yes, sir, done. ओके तो बच्चों आज यहीं तक, Yes, थोड़ी sir, देर done. पहले मैं आज क्लास खत्म कर रहा हूँ। आज यहीं तक, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, हम यहीं तक रहने देते हैं। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.